Hello students, this is Manoj Pandey and I welcome you all second chapter of our history. So let's start our chapter. In this part of your chapter, we will understand how the Britishers come to India and how they established their power in India. And in the next part of this chapter, we will understand what was the administration changes in India taken by the British. So in the starting of your chapter, there are few important terms: mercantilism, monopoly, persecution, इंडेमनिटी, दीवानी, ट्रूस। ठीक है, तो जिस तरीके से हम चैप्टर पे आगे बढ़ते जाएंगे उस तरीके से हम लोग इसका मतलब समझते जाएंगे। सबसे पहले तो बात आती है मर्सेंटलिज्म की। तो मर्सेंटलिज्म क्या होता है? मर्सेंटलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी होता है, ठीक है, एक विचार होता है, कह सकते हैं। किस तरीके की आइडियोलॉजी होती है? इस आइडियोलॉजी में होता है क्या है, किसमें एक इंटरप्राइज, ठीक है, यानी एक इंटरप्राइज की बात की जाती है जो प्रॉफिट के पर्पज़ से, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के पर्पज़ से ट्रेड करता है। तो इसी आइडियोलॉजी को कहा जाता है मर्सेंटलाइज। तो आप लोग देख सकते हैं चैप्टर में कि मैक्सिमम प्रॉफिट कुड बी एंड ओनली इफ रॉ मटेरियल कुड बी बॉट एट मिनिमम प्राइस एंड सोल्ड एट मैक्सिमम प्राइस। अब आप लोगों को पता है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर आपको अर्न करना है तो आप क्या करना, तो किस तरीके से आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे कि आप कम पैसे खर्च करें, ठीक है, यानी कोई चीज़ कम, जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, वो आप कम दाम पे खरीदें, लेकिन उससे बना हुआ, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट हो उससे बना हुआ रॉ मटेरियल से, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हायर प्राइस पर आप उसको बेच सकें, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं 5 रुपए का, ठीक है, आप उसको बेच रहे हैं 6 रुपए का, तो वो देखा जाए तो आपको केवल कितने के रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? केवल 1 रुपए का। लेकिन अगर आप कोई रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं केवल 2 रुपए का, बेच रहे हैं 6 रुपए का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लगभग 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप कोई भी चीज़, ठीक है, रॉ मटेरियल कम दाम पर खरीदेंगे और उससे बना हुआ प्रोडक्ट अगर आप महंगे दामों पर बेचेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। यही आइडियोलॉजी क्या थी? यूरोपियन कंट्रीज़ की थी। वो भी यही चाहते थे कि वहाँ वो इंडिया से जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, चाहे कॉटन हो गया, चाहे स्पाइसेस हो गए, चाहे सिल्क हो गया, तो वो उनको कम से कम दाम में मिले। और कम से कम दाम पर कैसे मिलेगा? कम से कम दाम पर तब मिलेगा जब कोई उनको टैक्स से छूट मिले, ठीक है, जो भी कई तरीके की जो टैक्स लगती थी स्टेट्स के द्वारा, मतलब जो भी राजा होते थे, जिस भी स्टेट के कह सकते हैं, जिस भी राज्य के, तो अगर उनसे उनको काफ़ी सारी छूट मिले टैरिफ वगैरह से, तो फिर उनको ज़्यादा कम दाम में रॉ मटेरियल मिल जाएगा और फिर उससे महंगे दाम में वो बेच सकेंगे, तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो चाहते थे कि उनको छूट मिले। अब मैंने कल के वीडियो में ही आपको बताया था कि इंडिया में यूरोपियन कब से आने लगे थे? 1498 से। 1498 से जब पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने सर्च किया था इंडिया के सी रूट को, तभी से स्टार्ट हो गया था यूरोपियंस का इंडिया में आकर के बिजनेस करना। और कल मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आपको याद रखना है कि किस क्रम में ये सारे यूरोपियन कंट्रीज आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको PDEF से याद रखना है कि सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, फिर डचेज आए थे, इंग्लिश आए थे एंड फ्रांस आए थे। तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेड वॉर की बात कर लेते हैं कि ट्रेड वॉर क्या होता है? ट्रेड वॉर बेसिकली एक इस ऐसा वॉर होता है जिसमें डायरेक्ट वॉर नहीं होता, जिसके बैटल आप लोगों को पता है कि बैटल ग्राउंड में जाकर के लोग लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग फिल्मों में, टीवी शोज़ वगैरह में देखते होंगे, तो उस तरीके का वार ट्रेड वॉर नहीं होता। ट्रेड वॉर बेसिकली क्या होता है? वो व्यापार के लिए आपस में कंपटीशन चलता है, ठीक है, वो यानी ट्रेड के लिए, यानी अगर कोई युद्ध हो रहा है, कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है, जिसका जो रीजन क्या है, वो ट्रेड है, ठीक है। मान लीजिए दो कंपनीज हैं, दो लोग हैं, ठीक है, जो बिजनेस करते हैं और दोनों का आपस में क्लैशेस हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे का अगर आप वॉर कह रहे हैं, और ये वॉर केवल बैटल ग्राउंड में नहीं होता है, बैटल ग्राउंड में भी हो सकता है, ठीक है, यानी वो लड़ सकते हैं फिजिकली भी, लेकिन केवल बैटल ग्राउंड में नहीं होता है, बल्कि अलग अलग तरीक़ों से। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने प्रोडक्ट का दाम सस्ता कर दिया, तो इससे जो दूसरा वाला है उस पर प्रेशर पड़ेगा कि वो भी अपना दाम कम कर दे। तो इस तरीके के भी वॉर भी चलते रहते हैं। या फिर एक जो बिजनेसमैन है वो जा कर के जो पावर में है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो गई, राजा हो गए, जो भी हो गए, उनके पास जा कर के वो कुछ छूट मांग लेता है, फिर दूसरे, ताकि दूसरे वाला जो है उसको जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचे वो महंगा पड़े। तो इस तरीके से कूटनीति, ठीक है, इस तरीके से मतलब किसी भी तरीके से अगर आप कंपटीशन
अपने कॉम्पिटिटर को किसी तरीके से आप नीचे ढकेल रहे हैं, ठीक है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेड के पर्पज़ से, तो वो कहलाता है ट्रेड वॉर। तो आप लोगों को पता है कितने सारी कंट्रीज आ गई थी यूरोप से, ठीक है, एक ही साथ, मतलब एक के बाद एक करके इतनी सारी कंपनीज आ गई थी। और सबका ट्रेडिंग का पर्पज़ तो सबका सेम ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न किया जाए, गेन किया जाए। तो फिर अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा मार्केट से। तो इसी वजह से क्या होने लगा था, जो भी कंट्रीज थी उनका आपस में वॉर स्टार्ट हो गया था, चाहे पोर्चुगीज हो गए, हॉलैंड के हो गए, हॉलैंड के डचेज होते थे, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो ये सारी जो कंट्रीज थी वो इंडिया में आकर के आपस में क्या करने लगी, लड़ाई करने लगी। और फ्रांस ब्रिटेन की बात की जाए तो फ्रांस ब्रिटेन की लड़ाई तो वो पहले से ही यूरोप से ही होती चली आ रही थी। तो फ्रांस और फ्रांस और ब्रिटेन के बारे में आपको खास बात ये याद रखना होगा, हालांकि आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस और ब्रिटेन की जो लड़ाई थी वो बहुत पहले से होती चली आ रही थी। और फ्रांस और ब्रिटेन जिस भी कंट्री में, ठीक है, यानी जिस भी कंट्री में अगर अलग अलग, जिस भी कंट्री में उनकी कॉलोनीज थी, यानी जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, जहाँ पर वो लोग थे, एक साथ मौजूद थे, तो हर जगह उन लोगों का आपस में क्लैशेस हो ही रहे थे, आपस में झगड़े हो ही रहे थे। यानी वो लोग जहाँ से थे, फ्रांस ब्रिटेन में तो झगड़ा चल ही रहा था आपस में, लेकिन इसके अलावा भी जहाँ जहाँ इन लोगों की कॉलोनीज थी या फिर कहीं पर बिजनेसेस कर रहे थे, मतलब जहाँ कहीं भी ये दोनों लोग थे मौजूद, वहाँ पर आपस में उन लोगों के क्लैशेस हो रहे थे, आपस में वॉर चल ही रहा था। अब बात करते हैं कि ये इंडिया ही क्यों, बात करते हैं इंडिया ही क्यों। ठीक है, मैंने कल बताया था कि ब्रिटेन से 1600 में उनको चार्टर मिल गया था, वहाँ की जो रानी थी, रानी विक्टोरिया, उन्होंने उनको चार्टर दे दिया था, ठीक है, उनको चार्टर मिल गया था। और उस चार्टर से, ठीक है, उनको राइट मिल गया था कि वो जा करके ईस्ट के साथ व्यापार कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर आप मैप देखेंगे, मैप अगर देखेंगे तो इंडिया किधर पड़ेगा, इंडिया पड़ेगा ईस्ट, ठीक है, ईस्टर्न साइड पर पड़ेगा। अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, यूरोप से के साथ, तो यूरोप के ईस्ट में पड़ता है इंडिया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी कंपनी आई थी, ठीक है, वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए नाम रखी थी क्योंकि इंडिया किधर पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है, यूरोप के। बात करते हैं, उन लोगों को मिल गया था चार्टर कि आप जा सकते हैं इंडिया में जाकर के व्यापार कर सकते हैं, और भी जो भी इसकी कंट्रीज है वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली कंपनियाँ कहाँ पर आई, इंडिया में आई। इंडिया ही क्यों, इसका रीज़न था कि यहाँ पर फाइन क्वालिटी के कॉटन्स और सिल्क मिलते थे, ठीक है। इंडिया में जो कॉटन और सिल्क मिलते थे उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में, ठीक है। और भी जगहों पर कॉटन सिल्क पाए जाते थे, लेकिन इंडिया के जो कॉटन और सिल्क थे वो काफ़ी फाइन क्वालिटी के थे, अच्छे क्वालिटी के थे, जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी यूरोप में। यूरोप में उसकी मांग थी, यूरोप के लोग चाहते थे कि वहाँ से कॉटन और सिल्क हमको मिले, ठीक है। तो एक तो हो गया कॉटन सिल्क, ठीक है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस यानी मसाले, ठीक है, जो भी मसाले होते हैं, चाहे वो लौंग हो गए, ठीक है, काली मिर्च हो गई, या फिर इलायची वगैरह हो गए, तो ये सारे स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी यूरोप में। और मसालों का वो लोग क्या करते थे, मसालों को केवल सब्जियों बनाने में यूज़ नहीं किया जाता, मसालों का यूज़ करते थे वो मीट को सुरक्षित रखने में। तो इन दोनों चीज़ों का, यानी स्पाइसेस का और कॉटन एंड सिल्क का बहुत ज़्यादा डिमांड होता था यूरोप में। तो इसलिए सारी कंपनी जो थी वो इंडिया में आई थी व्यापार करने के लिए। बाद में और भी चीज़ों का वो उन्होंने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, जैसे इंडिगो का कल्टीवेशन उन्होंने शुरू करवा दिया था, इंडिगो का भी बिजनेस उन्होंने शुरू करवा दिया था यूरोपियंस ने। तो इस तरीके से जब सारी कंपनी यहाँ पर आ गई, क्योंकि यहाँ के जो क्वालिटी के जो रॉ मटेरियल थे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते थे, तो आपस में उन लोगों का क्या हो गया, क्लैशेस शुरू हो गए, आपस में झगड़े शुरू हो गए। और इस झगड़े में वो लोग जिस भी तरीके से उनको मौका मिलता था सामने वाले को नीचे गिराने का, ठीक है, यानी दबाने का कह सकते हैं, हराने का कह सकते हैं, तो वो तरीका ज़रूर अपनाते थे। अब आप लोगों को पता है, ठीक है, जहाँ पे दो कंपनीज होंगी, दो कंपनी हो गई या फिर एक से ज़्यादा कंपनी हो गई, अगर कहीं पर भी एक से ज़्यादा कंपनी है तो वहाँ पर क्या होगी, चीज़ें उन लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। क्यों, मान लीजिए सामने वाला है, उसने क्या किया, थोड़ा सा दाम घटा दिया, ठीक है, तो जो भी ग्राहक होंगे वो उसी के पास जाएंगे ना जो कम दाम में चीज़ देगा। फिर जो दूसरा वाला जो होगा बिजनेसमैन, ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर होगा, तो वो भी चाहेगा कि मेरी तरफ भी ग्राहक आए, तो वो भी अपना कुछ वो जो प्रोडक्ट है वो कम करेगा। तो इस तरीके से कंपटीशन मतलब अच्छा होता है, ठीक है, ग्राहकों के लिए अच्छा होता है, इस तरीके का कंपटीशन अच्छा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हों, बिजनेस में आए, ठीक है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, ठीक है। लेकिन ये तो अच्छा ग्राहकों के लिए होता है कि कंपटीशन होता रहे, बाजार में आपस में कंपटीशन रहे, ठीक है, मार्केट में।
लेकिन कंपनी के लिए तो अच्छा नहीं होगा। कंपनी के लिए अच्छा क्या होगा, कंपनी तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि उसकी क्या हो मार्केट में, मोनोपोली हो। मोनोपोली भी टर्म है जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको दिया गया था। मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार, हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। यानी मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहा है कॉटन का, ठीक है, तो कंपनी चाहेगी कि कॉटन का बिजनेस केवल मैं अकेले करूँ। अगर वो अकेले बिजनेस करेगी तो वो जिस भी दाम पे चाहे वो प्रोडक्ट बेच सकती है। अगर अकेली नहीं रहेगी तो दूसरा कोई अगर कम दाम करेगा तो मजबूरी में उसको भी कम दाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो दाम कम नहीं करेगी तो ग्राहक उसके पास नहीं आएंगे बल्कि दूसरे वाले के पास जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको कमाना है तो आपको मोनोपोलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को। यानी आप चाहेंगे कि उस पर आपका एकाधिकार रहे। तो एकाधिकार मोनोपोली किसके लिए अच्छी होती है, मोनोपोली अच्छी होती है जो बिजनेसमैन होता है उनके लिए मोनोपोली तो अच्छी होती है, क्योंकि वो किसी भी दाम पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन कस्टमर्स के लिए मोनोपोली अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनको दाम महंगे दाम पर मिलता है, ठीक है। खैर, तो इस ट्रेड वॉर में क्या करते थे, इस ट्रेड वॉर में कई काम सभी यूरोपियन कंपनी आपस में क्या करते थे। सबसे पहले तो जो भी शिप्स होती थी, ठीक है, इंडिया से कोई भी अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीद करके वो यूरोप ले जा करके बनाते थे, तो अगर रॉ मटेरियल खरीद करके वो समुद्र के रास्ते से यूरोप जा रहे हैं, तो अगर बीच रास्ते में, ठीक है, दो देश आपस में मिल गए, ठीक है, दो देशों के जहाज आपस में मिल गई, तो वो लोग कोशिश करते थे कि एक दूसरे के जहाज को वो डुबो सकें, ठीक है। उनके जहाज को डुबो देंगे तो रॉ मटेरियल बचेगा नहीं और मतलब फिर उनके बिजनेस को नुकसान होगा। तो एक तो ये शिप्स को डुबोने का काम करते थे सी में। फिर इसके अलावा वो क्या करते थे, जो रोड होते थे, ठीक है, वो उनको ब्लॉक कर दिया करते थे। आपस में ही सभी जो चारों देश, चारों पांच देश थे यूरोप के, वो आपस में रोड को ब्लॉक कर दिया करते थे, शिप्स को सी में डुबो दिया करते थे। इसके अलावा लोकल रूलर से भी बात कर लेते थे कि जो शासक होते थे वो उनको भड़काते थे कि देखिए वो आ रहा है, यूरोप से आया है। हालांकि वो भी यूरोप से ही आए होते थे, सभी लोग यूरोपियन कंट्री से थे, लेकिन वो लोग आपस में भड़का देते थे, देखिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है, जो भी ट्रिक वो अपनाते थे। तो वो लोकल रूलर को भी आप अपने साइड करके और दूसरे वाले को क्या करते थे, बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया करते थे। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको कि वो लोग आपस में क्या करते थे, बहुत ही कंपटीशन चलता था और साम दाम दंड भेद जो भी पॉसिबल वे होता था दूसरे को आउट करने का, ठीक है, इस गेम से आउट करने का, वो सभी लोग अपनाते थे। और इसका सबसे वर्स्ट जो सिचुएशन होता था वो क्या होता था, बैटल ग्राउंड में, ठीक है, बैटल्स भी हुए हैं, ठीक है, युद्ध भी हुए हैं, ठीक है। ये सारे तो मान लीजिए छोटे मोटे ट्रिक्स होते थे, जहाज डुबोना, रूलर्स को एक दूसरे के उनके अगेंस्ट खड़ा कर देना, जो लोकल रूलर्स होते थे, जो इंडियन जो रूलर्स होते थे उनको उनके अगेंस्ट खड़ा कर देना, या फिर रोड को ब्लॉक कर देना। तो ये सब तो छोटे मोटे ट्रिक्स होते थे, लेकिन इसका जो वेस्ट फॉर्म आता था वो आता था बैटल ग्राउंड में। तो बैटल्स भी हुई हैं, जैसे ब्रिटेन का हुआ है फ्रांस के साथ, पोर्चुगीज़ के साथ, तो इस तरीके से वो हुआ है, बैटल्स भी हुए हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो जो चारों पांचों चारों जो कंपनी कंट्रीज़ हैं उनको उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरीके से वो लोग इंडिया में आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोर्चुगीज़ की। तो पोर्चुगीज़ कौन कहलाते हैं, पोर्चुगीज़ वो कहलाते हैं जो पुर्तगाल के जो लोग रहने वाले होते हैं उनको पोर्चुगीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि पोर्चुगीज ही पहले पर्सन थे जिन्होंने सी रूट की शुरुआत की थी। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका से होते हुए फिर इंडिया के केरल कट जो बंदरगाह है, कालीकट सॉरी, वहाँ पर वो आकर के पहुँचा था और वहाँ का केरल का जो राजा था जम्बूरिन, उसने उसका वेलकम भी किया था, उसने उसका स्वागत भी किया था, ठीक है। उसको अच्छा लगा था कि हाँ चलिए कोई आया है बिजनेस, अब उसका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, आए हैं तो बिजनेस बढ़ेगा। जम्बूरियन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे चल के क्या होने वाला है इंडिया के साथ। तो मैंने बताया कि वो आए इंडिया पर, ठीक है, और उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ कहाँ बनाया, पोर्चुगीज ने कोचीन को बनाया, क्योंकि केरल में वो उतरे ही थे, कोचीन को बनाया, फिर गोवा में बनाया, दमन और दीव को। गोवा को तो उन्होंने सबसे लास्ट में 1961 में जाकर के उन्होंने पोर्चुगीज ने छोड़ा था, ठीक है। अगर अंग्रेजों की बात की जाए, ब्रिटिशर्स की बात की जाए, तो हमारा कंट्री तो उनसे 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पोर्चुगीज 1961 में इंडिया से बाहर गए थे, क्योंकि वो रूल कर रहे थे कहाँ पर, गोवा पर। तो आप लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले आने वाले भी पोर्चुगीज थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्चुगीज थे। आए 1498 में थे, 1498 में, और गए 1961 में, 1961 में, ठीक है। उनका कब्जा कहाँ पर था, गोवा पर था, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने कई जगह बिजनेस किया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनको कहाँ पर सिमट के रह जाना पड़ा था, कोचीन, गोवा, दमन, दीव, ठीक है। तो ये जो आइलैंड था यहीं पर उनका रूलिंग चलता था, जिसको आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में जब आगे पढ़ेंगे तो वो थोड़ा डिटेल में इसको जानेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, मोनोपोली, जो मोनोपोली के बारे में नहीं बताया कि एकाधिकार, ठीक है, उन्होंने मोनोपोली यानी एकाधिकार उन्होंने क्या किया,
करके रखा कितने समय तक, ए सेंचुरी, यानी लगभग 100 सालों तक, क्योंकि 1498 में आए थे यानी 1500 कर सकते हैं, और अंग्रेज जब आए 1600 में आए, तो लगभग 100 सालों तक यानी एक सेंचुरी तक केवल, और केवल कौन थे, केवल केवल ये थे पोर्चुगीज। बाद में डचेज आए थे, ठीक है, और फिर इंग्लिश वगैरह आए थे। तो 100 सालों तक तो उनकी मोनोपोली इंडिया में ट्रेड करने की रही ही थी, ठीक है। और इनका जो, ठीक है, इनकी सबसे खास बात क्या थी, इनकी सबसे खास बात थी इनकी आर्म्ड शिप, ठीक है। इनकी जो जहाज़ें होती थी वो आर्म्स यानी हथियारों से भरी हुई थी। और नेविगेशन स्किल यानी आप लोगों को पता है उस समय इस तरीके से मैप वगैरह इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते थे। आजकल आप लोग कहीं जाते हैं तो गूगल मैप यूज़ करते होंगे, लेकिन उस समय गूगल का तो कोई मतलब नामो निशान ही नहीं था। लेकिन फिर भी इनकी जो नेविगेशन स्किल थी, ठीक है, वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये दो दो अच्छी बातें होती थी, वो उनको बनाती थी किसका, समुद्र का बादशाह, ठीक है, सीज, मास्टर ऑफ सीज, यानी समुद्र में राज करने के लिए उनको तैयार करती थी, ठीक है। दो क्वालिटी, कौन कौन सी क्वालिटी, सबसे पहले तो इनकी जो शिप पावर थी, ठीक है, उसमें आर्म भी होता था, ठीक है, शिप, तो उनकी जो शिप्स होती थी वो बड़ी अच्छी थी। और दूसरा उनका नेविगेशन स्किल था, ठीक है, वो लोग रास्ता बहुत अच्छा जानते थे, किधर से जाना है, कहाँ जाना है समुद्र में, ठीक है। तो इस वजह से वो मास्टर ऑफ सी कहलाते थे। अब उनका मुगल एम्पायर से भी क्या था, अच्छा रिश्ता था, ठीक है, क्योंकि मुगल भी उनकी हेल्प लिया करते थे सीज में, समुद्र में। ब्रिटिश और जो डच कंपनी थी वो तो बाद में आकर के, यानी 100 साल बाद जाकर के उनकी मोनोपोली को खत्म करते हैं। यानी 100 साल तक इनकी मोनोपोली डचेस की रही, सॉरी पोर्चुगीज की रही थी। पोर्चुगीज के बाद मैंने बताया कि डचेज आए थे। डचेज यानी हॉलैंड के जो रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नीदरलैंड के लोग, उनको कहा जाता है डचेस, ठीक है। वो भी इंडिया की तरफ क्या करने आए, बिजनेस करने आए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है PDF, ठीक है। तो पोर्चुगीज के बाद डी, डी से क्या होता है, डच, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, 1602 में, 1602 में, ठीक है, 1602 में बना था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनका जो ट्रेडिंग सेंटर था वो क्या था, पुलिकट, सूरत, सिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, नागपट्टनम एंड कोचीन, ठीक है। तो ये जो था उनका ट्रेडिंग सेंटर था। और इसमें ज़्यादातर जो सिटीज है वो कौन सी है, कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो कंपनी है वो कोस्टल एरियाज में ही अपनी फैक्ट्रीज वो बनाया करते थे। क्यों, क्योंकि जो बिजनेसेस होते थे वो होते थे सी रूट से, होते थे समुद्र के रास्ते से। तो कोस्टल एरियाज में बनाते थे ताकि वो आसानी से आ जा सके, वहाँ किनारे रहेंगे तो आराम से जब भी मन करेगा वो अपनी कंट्री जा सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल को भेज सकते हैं। तो उनकी जो वो फैक्ट्री होती थी वो होती थी सी रूट के किनारे, सॉरी सीज के किनारे, यानी कोस्टल एरियाज पर होते थे, ठीक है। अब एक बात और आपको याद रखना कि फैक्ट्री होती क्या थी। फैक्ट्री ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि फैक्ट्री जहाँ पर कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, वो फैक्ट्री नहीं होता था। इनका जो फैक्ट्री होता था वो अलग फैक्ट्री होता था, ठीक है। वो फैक्ट्री कैसा होता है, वो फैक्ट्री होता था एक बेसिकली एक जगह होता था, ठीक है, एक जगह होता था जहाँ पर वो क्या करते थे, जो भी रॉ मटेरियल्स यहाँ से खरीदते थे, यहाँ से इंडिया से वो लेते थे, वो यहाँ पर ले जा करके स्टोर करते थे। फिर जब ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता था तब जा करके वो अपने कंट्री उसको भेजते थे, ठीक है। तो वो स्टोर हाउस था, उसी स्टोर हाउस को ही कह सकते हैं कि उनके लिए वो फैक्ट्री था। तो नॉर्मली फैक्ट्री सोच के लोग समझते हैं कि वहाँ पर कोई नई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो ऐसा प्रोडक्शन नहीं होता था। वो स्टोर हाउस की तरह था उनका फैक्ट्री। और जो कंपनी के जो एजेंट होते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। तो फैक्टर से ही बना है फैक्ट्री इस तरीके से। तो आपको याद रखना कि उनकी फैक्ट्री नॉर्मल फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा अलग थी। आप ब्रिटिश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिटिश ये है क्योंकि आगे के चैप्टर में हमको ब्रिटिश को ही ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ब्रिटिश क्या थे, आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से मिला था रॉयल चार्टर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 में उनको मिला था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और ये जो चार्टर चार्टर था उनको क्या देता है, उनको राइट देता था इस कंपनी को, ठीक है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी कंपनी को राइट मिला था कि ब्रिटेन से केवल आप ही एकमात्र ऐसी कंपनी होंगे जो ईस्ट के साथ जाकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी इंग्लैंड से या फिर ब्रिटेन से कोई भी अदर कंट्री नहीं जा करके भारत के साथ या फिर ईस्ट की किसी कंट्री के साथ बिजनेस कर सकती है। और मैंने कहा था कि यूरोप की अदर कंट्रीज जा सकती है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि डच वगैरह तो आ ही गए थे, पुर्तगाल आ गए थे, बाद में फ्रांस आते हैं। तो ये तो अलग कंट्रीज, तो अलग कंट्रीज से तो जा सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए ब्रिटेन और इंग्लैंड से तो कोई और कंपनी वहाँ पर जा करके बिजनेस नहीं कर सकती थी। तो एक अधिकार मोनोपोली मिली थी, यानी ब्रिटेन से मोनोपोली मिली थी किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी कंपनी को अधिकार मिला था कि आप ही केवल अपने देश से एकमात्र रहने वाले कंपनी है जो जाकर के वहाँ पर बिजनेस करेंगे।
अब आगे देखते हैं। अब सर थॉमस रो, ठीक है, सर थॉमस रो आपको पता है कि हाँ, सर थॉमस रो जो थे वो किसके दरबार में जाते हैं, जहांगीर के दरबार में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जाते हैं और उनसे मतलब बात करते हैं और उनको इजाज़त मिल जाती है कि वो फैक्ट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहले वो सूरत में जाकर के क्या करते हैं, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। और उनकी जो ट्रेडिंग सेंटर थे, ठीक है, उनके जो फैक्ट्री वगैरह थे, ट्रेडिंग सेंटर जो थे वो किधर किधर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया बहुत जल्द, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, यानी पूरब और पश्चिम के जो भी कोस्ट थे, ठीक है, कोस्टल एरिया थे, वहाँ वहाँ उन्होंने क्या कर दिया, अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर दिया। और पहली जो उनकी फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री उनकी कहाँ से हुई थी, रिवर हुगली, ठीक है, रिवर हुगली यानी हुगली जो नदी है, ठीक है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बंगाल में पड़ती है हुगली नदी। तो उसी के किनारे 1651 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली। अब बात करते हैं फ्रेंच की, कर लेते हैं। तो फ्रेंच के बारे में पता है आप लोगों को कि फ्रेंच जो थे वो भी डच और ब्रिटिश के फुटस्टेप को फॉलो करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब करते हैं, 1664 में, 1664 में बनाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये क्या था, पहली जो इनकी ट्रेडिंग सेंटर थी वहाँ कहाँ पर फाउंड की गई थी, 1668 में, ठीक है, 1668 में पहली इनकी ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश की गई थी सूरत में। और इनकी जो मेजर सेटलमेंट थी, यानी जहाँ पर इनका ज़्यादा वो कब्जा था, कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ था, पुदुचेरी, ठीक है, जिसको पंडिचेरी कहा जाता है, चंद्रनगर और माहे, ये तीन जगह इनका जो था वो मेन लैंड था, ठीक है, मतलब जिनका सॉरी जहाँ पर वो उनका राज था, कर सकते हैं, मेन लैंड तो मतलब ये नॉर्मल लैंड की बात हो जाती है, तो लैंड तो सभी था। तो वो इन तीन जगहों पर पुडुचेरी, चंद्रनगर और माहे पर इनका क्या था, ज़्यादा इफेक्ट था, कर सकते हैं, ज़्यादातर इनका राज था, शासन था, प्रभुत्व था, कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की एंड कर्नाटिक वॉर्स। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ठीक है, तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कर्नाटिक वॉर्स, तो ये जो वॉर्स थे वो ट्रेड वॉर्स थे बेसिकली, ठीक है, ये क्या थे, ट्रेड वॉर्स थे। अब देखिए, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अप्रोच द मुगल एम्पायर एज ए पेटिशनर, हाउ एवर डे बाई डे दे कंसोलिडेट देयर पोजीशन। अब ये यहाँ पर तो आए थे ट्रेड करने के पर्पज़ से, ठीक है, मुगल एम्पायर में आए थे, यहाँ पर उन्होंने इजाज़त हासिल की थी जहांगीर से, ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड हासिल करेंगे, अगर आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और मुझे कुछ छूट दीजिए टैक्स से, ठीक है। तो टैक्स से तो उनको छूट नहीं मिला था, लेकिन मुगल ने उनको क्या किया था, इजाज़त दे दिया था कि आप बिज़नेस कर सकते हैं। फिर जब जहांगीर के बाद शाहजहाँ और शाहजहाँ के बाद जब औरंगजेब आएगा तो औरंगजेब ने तो उनको फरमान भी दे दिया कि अच्छा ठीक है, आप जा कर के बंगाल में आप बिज़नेस करिए, आपको ट्रेड भी नहीं देना है, ठीक है। औरंगजेब ने तो इतनी छूट दी थी कि आपको, उसने फरमान जारी कर दिया था कि आप बिज़नेस करिए, आपको टैक्स नहीं देना है। अब क्योंकि फ्रांस और पुर्तगीज वगैरह सब लोग भी आए हुए थे यहाँ पर बिज़नेस करने के पर्पज़ से, तो वो भी चाहते थे कि उनको भी छूट मिले, ठीक है। अब ब्रिटिश ने क्या कर दिया था, मद्रास में क्या किया था, फोर्टिफाइड कर दिया था सेटलमेंट, मद्रास में जो उनका जो कंपनी फैक्ट्री वगैरह थे वहाँ पर उन्होंने चारों तरफ क्या कर लिया, फोर्टिफाइड कर दिया, फोर्ट बना लिया, ठीक है, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, किस जगह बना लिया। और फ्रांस ने भी क्या कर दिया था, पौंडीचेरी में अपना सेटलमेंट बना दिया था। तो ब्रिटिश ने मद्रास में और फ्रांस ने पौंडीचेरी में सेटलमेंट बना लिया था। अब इस एरिया के, ठीक है, यानी पुडुचेरी और मद्रास के आसपास को जो तीन बहुत ही फेमस स्टेट थी, ठीक है, मजबूत स्टेट थी, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, ठीक है, हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर उस समय क्या थी, तीन बहुत ही पावरफुल स्टेट थी उस दौरान उस एरिया में, ठीक है, साउथ की बात की जा रही है। तो लेकिन उनमें क्या होता था, आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था, ये हमारी हिस्ट्री की सबसे खास बात हो मतलब देखने में आती है, ठीक है, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे हारने का, ठीक है, जितना भी देखेंगे जो भी हार हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि हम लोग आपस में ही, अंग्रेज यहाँ पर आकर के रूल कर पाए, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ आपस में ही यूनिटी नहीं थी, ठीक है, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे स्टेट होते थे, वहाँ के जो रूलर होते थे वो लोग आपस में ही लड़ा करते थे, ठीक है, और इस लड़ाई में वो बल्कि यूरोपियंस के साथ लेते थे, ठीक है, वो उनके ज़्यादा अपने हो जाया करते थे। तो आप लोगों को पता है कि बाहरी अगर कोई आएगा तो वो तो मज़े लेगा ही, वो युद्ध में अपना ही वो फ़ायदा देखेगा ही देखेगा। तो सेम होता है इंडियंस के साथ। तो क्योंकि इन तीनों लोगों का आपस में राइवलरी चलती है, झगड़ा चलता है, इसका फ़ायदा उठाते हैं फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, फ्रांस वाले एक साइड चले जाते हैं और
ब्रिटिशर्स एक साइड चले जाते हैं, एक राजा के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो दोनों लोग क्या कर सकते हैं, दोनों लोग क्या करते हैं, लड़वाते हैं एक दूसरे को आपस में, ठीक है। तो इसी में क्या होता है, 3 वॉर होता है, ठीक है। इसी राइवलरी की वजह से 3 वॉर होता है, कब से कब तक, ये होता है 1746 से 1763 तक, 3 तक, यानी 1746 से 1763 के बीच में 3 मेजर वॉर होते हैं, जिनको कहा जाता है कर्नाटिक वॉर्स, ठीक है। तो ये वॉर जो हुए थे वो किसके किसके बीच में हुए थे, बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस की, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपस में राइवलरी बहुत पहले से चल रही थी। तो उनको सहारा मिल गया था इन 3 स्टेट्स का, हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर का क्या मिल गया था, सहारा मिल गया था। तो दोनों अलग अलग मतलब ग्रुप में बट गए थे, ठीक है। तो यानी इंडियन की ये स्टेट आपस में लड़ रहे थे, और ब्रिटेन और फ्रांस अपने मतलब से, मतलब साथ में मिल करके सब लोग लड़ रहे थे। तो ये जो वॉर हुआ था 3 वॉर, उसको कहा जाता है कर्नाटक वॉर। उसका क्या रिजल्ट निकला था अभी चैप्टर में आगे बताया गया है। अब उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान जो बंगाल होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर के, पावरफुल इन टाइम इकोनॉमिक रूप से भी और पॉलिटिकली भी क्या होता है, सबसे पावरफुल स्टेट के रूप में उसी दौरान क्या होता है, उदय होता है। तो इसमें बताया गया है कि वो जो मुगल के, ठीक है, मुगल के काल में क्या हुआ था, जो मुगल होते थे उनके क्योंकि उनका बहुत बड़ा स्टेट होता था, बहुत पूरे भारत पर लगभग लगभग ऑलमोस्ट पूरे भारत पर उनका शासन होता था, स्पेशली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, उत्तर भारत, उत्तर पूर्व भारत में उनका राज तो था ही मुगल्स का। तो लोग क्या करते थे, अपने उनके जो टेरिटरी थे, उनके जो क्षेत्र था, ठीक है, तो उसको अलग अलग स्टेट में उन्होंने डिवाइड करके रखा था, और अलग अलग गवर्नर नियुक्त कर रखे थे कि ठीक है आप यहाँ का शासन कार्यभार देखिए, आपको जो टैक्स मिले वो आप मुझको ला करके दीजिएगा। तो मुगल्स का इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन जब तक स्टार्टिंग के 6 पावरफुल मुगल्स थे, तब तक तो किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके खिलाफ खड़े हो जाए और अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दे, ठीक है। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है, तो उसके बाद बंगाल के जो नवाब होते थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो बंगाल के नवाब में सबसे पहले नाम आता है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को कहा जाता है फाउंडर ऑफ बंगाल। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल का संस्थापक माना जाता है मुर्शिद कुली खान, यानी इसने ये स्वतंत्र एक नवाब था, ठीक है। उसके बाद आता है अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला, ठीक है। ये 3 नाम आपको याद रखना है, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। ये 3 नाम बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही मुख्य मतलब फेमस है, इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है, नवाब में और इसमें अंग्रेज में टकराव शुरू हो जाता है। टकराव क्यों शुरू होता है, टकराव शुरू होता है ब्रिटिशर्स की वजह से। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, बंगाल में तो उनको छूट मिला था, टैक्स फ्री आपको ट्रेड करना है, कंपनी को छूट मिला था, लेकिन वहाँ के लोग आपस में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ के जो उनकी जो फैक्ट्री होती थी उसके चारों तरफ वो खुद भी अपना घर बना के रहने लगे थे, और तो और रह तो रहे ही थे, बिजनेस तो कर ही रहे थे, उसके चारों तरफ क्या किया था उन्होंने, फोर्टिफिकेशन कर लिया था। फोर्टिफिकेशन एक किलेबंदी कर ली थी, ठीक है, किलेबंदी कर ली थी, यानी एक तरीके से किला बना लिया था। तो ये सारी बातें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली थी नहीं, ठीक है। और उसके जो बिजनेसमैन जो उसके जो कंपनी के जो काम करने वाले थे, ठीक है, अंग्रेज थे, वो अपना पर्सनल भी अलग से बिजनेस करने लगे थे और टैक्स नहीं पे कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला को तो बहुत गुस्सा आया जब पता चला, सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स के इन इंसिडेंट के बारे में, इन करतूतों के बारे में जब पता चला, तो उसको तो बहुत गुस्सा आया। ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही आएगा। मान लीजिए आपने किसी को बुक अपना दिया है, ठीक है, आपका कोई क्लासमेट है, आपसे नोटबुक मांगा, उसको लिखना था, ठीक है, किसी दिन मान लीजिए उसने क्लास अटेंड नहीं किया तो उसको नोट करना था, ठीक है। आपने अपनी बुक नोटबुक उसको दे दी, फिर उसने क्या किया, उसमें से 1-2 पेज निकाल लिया कि उसने अपना बना लिया, ठीक है, या फिर आपकी बुक पर ही उसने कलाकारी कर दी, कुछ लिख दिया, ऐड कर दिया अलग से अपने मन का कुछ भी। और जब वापस आपको बुक मिला तो आपका क्या हाल होगा, आपका टेम्पर कहाँ जाएगा, आपको आइडिया है ही। तो सेम इसी तरीके से हुआ सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि अगर आपकी टेरिटरी में, ठीक है, आपका कोई चीज़ है, उस पर कोई और आकर के क्लेम करने लगे तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक तो आप उसकी हेल्प करो, ठीक है, एक तो आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ऊपर से वो उस हेल्प के मतलब एहसान मानने की बजाय उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। उस आपके ऑर्डर्स को मैनिपुलेट करके यूज़ कर रहा है। ऑर्डर्स तो मिला था कि आपको कंपनी को ट्रेड फ्री ट्रेड करने का, सॉरी टैक्स फ्री ट्रेड का, लेकिन उसके जो पर्सन थे वो उसको यूज़ करने लगे थे। तो फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने उनको ऑर्डर दिया कि आपने जो फोर्टिफिकेशन कर रखा है, जो चारों तरफ किलेबंदी कर रखी है, आप उसको गिरा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर रहना है रहिए, ठीक है, बिजनेस करना है करिए, ट्रेड करना है करिए, लेकिन आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई
फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई लैंड है, ठीक है, आपकी कोई ज़मीन है, ठीक है, तो कोई बाहरी आदमी आता है, कहता है कि मुझे कुछ दिन यहाँ पर रहना है, ठीक है, आपने क्या किया कि चलिए भाई उसको नीड है, ठीक है, नीडी पर्सन है, उसको चलिए रहने की इजाज़त दे देते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो बेचारा झोपड़े चढ़ के रह रहा है। अब आप देख रहे हैं कि कभी वो क्या कर रहा है, वहाँ पर बाकायदा वहाँ पर इमारत खड़ी कर दे रहा है, पूरा घर बना दे रहा है, तो फिर आपका तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसको मना करेंगे ही करेंगे, ठीक है, आप उससे कहेंगे ही कहेंगे कि नहीं आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सेम सिराजुद्दौला ने कहा कि आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, यहाँ पर किलेबंदी नहीं कर सकते, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है, ब्रिटिशर ने इसकी बात नहीं मानी। तो ब्रिटिशर ने इसकी बात नहीं मानी तो सिराजुद्दौला को आया गुस्सा, ठीक है, वो गया कहाँ पर, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, कलकत्ता क्या था उस समय, क्या था, एक छोटा सा विलेज हुआ करता था, ठीक है, आज जो कैपिटल है पश्चिम बंगाल की कलकत्ता, वो प्रेजेंट उन दिनों, ठीक है, 1756 वगैरह की बात हो रही है, 57 की बात हो रही है, तो उन दौरान क्या था, एक छोटा सा गांव हुआ करता था, विलेज हुआ करता था, जो आज जाकर के इतना बड़ा सिटी बन गया है, ठीक है, लेकिन उस समय एक छोटा सा गाँव होता था। तो ये लोग वहाँ पर वो बिजनेस किया करते थे ब्रिटिशर्स। तो सिराजुद्दौला वहाँ जाकर क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है, हालांकि उसी की टेरिटरी होती है, तो कैप्चर क्या करना है, लेकिन उनको अंग्रेजों को वहाँ से खदेड़ देता है, उस विलेज पर क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता, कर सकते हैं, वहाँ पर अपने कब्जे में कर लेता है। अब क्या होता है, अब जैसे ही पता चलता है कंपनी के ऑफिशियल्स को, ठीक है, कंपनी के ऑफिशियल जो मद्रास में थे, ठीक है, मद्रास, क्योंकि मद्रास को प्रेजेंट टाइम में चेन्नई कहा जाता है, तो जो ज़्यादातर ऑफिशियल्स थे, जो हेड ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो कहाँ पर थे, मद्रास में थे, ठीक है। तो जब वहाँ पर उनको आइडिया मिलता है कि अच्छा कलकत्ता में, बंगाल में कलकत्ता में क्या कर लिया है, वहाँ का जो नवाब है सिराजुद्दौला, उसने क्या किया है, कलकत्ता को अपने काबू में कर लिया है और फोर्टिफिकेशन करने से मतलब मना कर दिया, रोक लगा दिया है। और एक और बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई थी जिसका जिक्र आपके बुक्स में नहीं आता है, लेकिन अलग अलग बुक्स में और अलग अलग सोर्सेज से पता चलता है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, जो भी कंपनी के कर्मचारी थे, ठीक है, जो भी अंग्रेज़ थे, उनको एक बहुत ही छोटे से कमरे में, यानी 100 से ज़्यादा थे कर्मचारी, उनको एक बहुत ही छोटे से कमरे में उनको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है, सैकड़ों लोगों को। तो क्योंकि छोटा कमरा बहुत छोटा था, उसी में ऊपर नीचे किसी तरीके से उसी में बंद कर दिया था, तो काफ़ी सारे लोगों का दम घुटने की वजह से, ठीक है, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इस इंसिडेंट का जिक्र कहीं बुक्स में जल्दी देखने को मिलता नहीं है, तो ऐसा भी हुआ था। तो खैर मद्रास में जब पता चलता है ऑफिशियल्स को कि इस तरीके का इंसिडेंट हो चुका है, नवाब ने ऐसा किया है, तो वहाँ के जो ऑफिशियल थे वो किसको भेजते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को भेजते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को कुछ लोगों के साथ, कुछ सैनिक सोल्जर्स के साथ भेजते हैं बंगाल, यानी कलकत्ता भेजते हैं कि आप जाइए और नवाब के साथ बात करिए कि नवाब ऐसा ना करे, ठीक है, कलकत्ता को वापस से मतलब हमें दे दें, वहाँ पर हमको ट्रेड करने दें और फोर्टिफिकेशन को भी रोकने से मना ना करे, मतलब बात करें, बेसिकली बात करें कि हमको छूट प्रदान करें, हमको ट्रेड करने दें, फालतू में अड़ंगा वहाँ पर ना लगाए नवाब। तो रॉबर्ट क्लाइव जाता है सिराजुद्दौला के पास, बातचीत होती है, लेकिन बातचीत क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है, बातचीत फेल हो जाता है। अब बातचीत फेल हो जाता है तो अब अंग्रेज़ सोचते हैं कि अभी तो बातचीत फेल हो गया है, और बंगाल से काफ़ी सारा मतलब फर्टिलाइज एरिया होता था, ठीक है, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि वहाँ की जो लैंड थी बहुत फर्टाइल होती थी, तो खेती वगैरह काफ़ी अच्छा हो जाता था वहाँ पर, ठीक है, रॉ मटेरियल काफ़ी मिलते थे। दूसरा क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये भी क्या है, ये भी कोस्टल एरिया ही है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के किनारे ही है, मान लीजिए बगल में ही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एरिया था, तो अंग्रेज़ उसको खोना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो नेगोशिएशन था वो तो फेल हो गया था, फिर रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, हमको कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है, हमको इसको हटाना पड़ेगा, जब तक सिराजुद्दौला है तब तक हमारी दाल यहाँ पर गलने वाली है नहीं। तो वो क्या करता है, वो वहाँ का एक उनका जो आर्मी कमांडर होता है, उनका आर्मी कमांडर होता है किसका, सिराजुद्दौला यानी बंगाल के जो नवाब थे, उनका जो आर्मी कमांडर होता है मीर जाफ़र के पास रॉबर्ट क्लाइव जाता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है कि आपको मैं क्या करूँगा, आपको बंगाल का नवाब होना चाहिए, मैं आपको बंगाल का नवाब बनाऊँगा, आपको बस क्या करना है, आपको सिराजुद्दौला का साथ नहीं देना है, हम लोग बैटल करेंगे, बैटल में
आप सिराजुद्दौला के साथ तो रहोगे बाहर से, ठीक है, दिखाने के लिए, लेकिन आप उसका साथ नहीं दोगे, आप उसकी तरफ से युद्ध नहीं लड़ोगे, बल्कि आप हमारा साथ दोगे उसको हराने में, सिराजुद्दौला को हराने में या फिर मारने में आप मेरा साथ दोगे। फिर उसकी डेथ के बाद, ठीक है, उसको गद्दी से हटाने के बाद, उसको थ्रोन से आउट करने के बाद आपको मतलब थ्रोन पे हम बैठाएंगे, आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। अब एक आर्मी का कमांडर मीर जाफ़र, उसके मन में क्या होता है, लालच आ जाता है कि अरे वाह, ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं बंगाल का नवाब बनूंगा, ठीक है। तो फिर वो उनकी बातों में आ जाता है कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, मुझे बंगाल का नवाब बनना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। अब एक बात और आपको याद रखना है कि मीर जाफ़र को तो उन्होंने अपने साथ किया ही किया, ठीक है। मीर जाफ़र के उसने अलावा उसने क्या किया, राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ भी एक ऑफिसर से था सिराजुद्दौला के कोर्ट में यानी दरबार में। मानिक चंद ये भी ऑफिसर था, ठीक है, कलकत्ता में। अमी चंद, ठीक है, एक बहुत ही धनी व्यापारी था। जगत सेठ, ये बैंकर था बंगाल में। तो ये सारी जो 5-6 लोग हैं, ठीक है। मीर जाफ़र सबसे प्रोमिनेंट नेम है, सबसे फेमस नाम है जिसका नाम आता है। इसका नाम इसलिए भी आता है क्योंकि इसके बाद सिराजुद्दौला के बाद नवाब वही बनता है, तो इसलिए भी इसका नाम आता है, और आर्मी का कमांडर होता है, तो ये भी एक बात है। तो मीर जाफ़र के साथ राय दुर्लभ, मानिक चंद, आमी चंद, जगत सेठ, ये सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं, अंग्रेज़ों का साथ देते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ, ठीक है। और फिर होता है बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी, अब बात होती है प्लासी की। प्लासी क्या है, प्लासी जगह है बेसिकली बंगाल में ही है। और प्लासी क्यों है, प्लासी क्यों कहा जाता है उस जगह को, क्योंकि वहाँ पर पलास, पलास एक फ्लावर होता है, फूल होता है। तो पलास के फूल के नाम पर ही उस जगह का नाम क्या पड़ा है, पलासी पड़ा है। और पलास का जो फूल होता है वो किसके काम आता है, रंग बनाने का, सॉरी गुलाल, अबीर आप लोग जानते हैं ना, गुलाल होली में आप लोग खेलते हैं, तो वो बनता है उससे, पलास के फूल से, पलास के फ्लावर से। तो वहाँ पर काफ़ी सारे पलास के फ्लावर्स होते थे, तो इसलिए उस जगह को प्लासी कहा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, कलकत्ता से 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर नॉर्थ साइड में ये पड़ता है, प्लासी नामक जवाब, ठीक है। तो एट द प्लासी, ठीक है, एट द प्लासी ब्रिटिशर्स एंड नवाब, ठीक है, बोथ केम एंड बैटल स्टार्टेड, और बैटल की शुरुआत वहाँ पर हो गई। दोनों के फोर्सेज आते हैं और वहाँ पर शुरुआत हो गई, ठीक है। एंड नवाब हैज़ नो आइडिया दैट हिज आर्मी कमांडर हैज़ गॉन विथ ब्रिटिशर्स। उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका जो ब्रिटिश कमांडर है वही जा करके मिल गया है, उसके जो सोल्जर्स हैं। और एक बात ये भी है, आर्मी कमांडर के जो ऑर्डर है उसको जो सोल्जर्स होते हैं उसको इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। इतना उनमें डिसिप्लिन होता है आर्मी में, ठीक है। हमारे यहाँ इंडियन आर्मी की बात करें, प्रेजेंट डे की बात कर लिया जाए, तो जो भी कमांडर है, जो भी हायर ऑफिसर, उसके ऑर्डर को इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। भले ही उनकी इंडिविजुअल डिसीजन कुछ अलग हो, उनको सही ना लग रहा हो, जो भी सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनका डिसीजन, लेकिन उनको उसको फॉलो करना ही करना है, तो ये डिसिप्लिन होता है। तो जब उसने मना कर दिया, मीर जाफ़र ने मना कर दिया युद्ध लड़ने से, मतलब मैदान में जा कर के, और उनका साथ देने लगा, तो उसके जो सोल्जर थे सिराजुद्दौला के, उसके अंडर जो काम करते थे मीर जाफ़र के, तो वो भी क्या हो गए, हाथ खड़े कर दिए अपने, मतलब वो भी उसके खिलाफ हो गए, सिराजुद्दौला के, कह सकते हैं, ना चाहते हुए भी या फिर चाहते हुए भी, जैसा भी वो, तो मान लीजिए जितने सारे सैनिक थे। अब लेकिन दो बहुत ही लॉयल सोल्जर्स थे उनमें, कौन कौन, मीर मदन और मोहन लाल, ठीक है। सिराजुद्दौला की तरफ से दो बहुत ही लॉयल सोल्जर थे, जिसका नाम था मीर मदन और मोहन लाल। उन्होंने क्या किया था, बहुत ही ब्रेवली फाइट लड़ा, युद्ध किया, ठीक है, उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया। और फाइनली क्या होता है, फाइनली मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जीत जाते हैं। सिराजुद्दौला क्या होता है, कैप्चर कर लिया जाता है सिराजुद्दौला को, और मार दिया जाता है इस युद्ध में। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, प्लासी का जो बैटल होता है 1757 में, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है कि ये जो फर्स्ट प्रोमिनेंट वॉर था, ये पहला ऐसा युद्ध था जो ब्रिटिशर्स ने जीता था किसी इंडियन स्टेट के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद तो मान लीजिए और भी वो युद्ध आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, लेकिन ये पहला युद्ध था। और इस युद्ध के बाद उनको एहसास हो गया था कि हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रूल भी कर सकते हैं। तो इसलिए बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान रखती है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। ये सबसे फेमस विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया में। अब क्या होता है, अब क्योंकि हटा दिया जाता है इनको
सिराजुद्दौला को तो गद्दी से हटा दिया जाता है, उनको मार डाला जाता है। उसके बाद मीर जाफ़र को बनाया जाता है नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब बनाया जाता है मीर जाफ़र को। और एग्रीमेंट के हिसाब से मीर जाफ़र क्या करता है, मीर जाफ़र उनको अधिकार देता है, छूट देता है कि ठीक है आप ट्रेड करिए, बंगाल में टैक्स फ्री आप ट्रेड करिए। बिहार और उड़ीसा में भी क्या होता है, उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स फ्री छूट ट्रेड करने की छूट मीर जाफ़र दे देता है ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को दे देता है अधिकार कि ठीक है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आप टैक्स फ्री आप व्यापार कर सकते हैं, आपको स्टेट की तरफ से, ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं होगी। अब आगे क्या होता है, और कंपनी को इतना ही नहीं, कंपनी को क्या मिल जाता है 24 परगना, ठीक है, कलकत्ता के पास ही 24 परगना जगह है, तो वहाँ पर उनको जमींदारी भी हासिल हो जाती है, उनको टैक्स कलेक्ट करने का भी, रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी अधिकार मिल जाता है। और इतना ही नहीं, मीर जाफ़र उनको क्या देता है 1,77,00,000 रुपी टू द कंपनी एज कंपेंसेशन फॉर द अटैक ऑन कलकत्ता, ठीक है, क्योंकि कलकत्ता पर वो अटैक हुआ था, ठीक है, युद्ध हुआ था, तो युद्ध के हट जाने के रूप में कितना देता है 1,77,00,000, ठीक है, 1,77,00,000 देता है मीर जाफ़र अंग्रेज़ों को, कि जो भी युद्ध में आपको हार नहीं हुई है तो उसके लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो उड़ीसा, बंगाल और बिहार में उनको ट्रेड करने का, वो टैक्स फ्री ट्रेड करने का राइट मिल गया, फिर उनको जमींदारी भी मिल गई 24 परगना की। इसके अलावा उनको 1,77,00,000 भी मिल गए युद्ध में, मतलब हट जाने के रूप में। तो इतना सारा फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ों का। इसके अलावा उनको जो ऑफिशियल थे, ठीक है, अंग्रेज़ जो थे, उनको क्या होता था, गिफ्ट भी उनको, यानी घूस वगैरह भी, ब्राइब भी कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, ब्राइब कर सकते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलना नवाब की तरफ से। अब मीर जाफ़र को तो लगा था कि वो बंगाल का नवाब बन जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो आराम से रूल करेगा, बस अंग्रेज़ों को थोड़ा सा छूट दे देगा, अंग्रेज़ अपने काम में, ट्रेड में बिजी हो जाएंगे और फिर मैं अपना रूल करूँगा आराम से। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ चुप रहने वाले थे, अंग्रेज़ क्या करते थे, स्लोली स्लोली इंडिया पर अपना राज करना वो शुरू कर रहे थे। तो वो क्या करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा छूट एक्सपेक्ट करने लगे थे, ठीक है, जितना ही ज़्यादा छूट मिल रहा था वो चाहते थे कि उनको इससे कहीं ज़्यादा छूट मिले। तो इसके लिए वो नवाब को फोर्स करने लगे थे, मीर जाफ़र को नवाब बनाए थे, वो मीर जाफ़र से ज़्यादा छूट हासिल करने लगे थे, उसके जो इंटरनल मैटर थे उसमें वो दखलंदाजी करने लगे थे। तो इससे कुछ टाइम बाद क्या होने लगा, मीर जाफ़र को फ्रस्ट्रेशन होने लगा, ठीक है, मीर जाफ़र को इनकी जो इंटरफेरेंस थी इंटरनल मैटर्स पर, उसको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र क्या करता है, मीर जाफ़र को एहसास होता है कि वो तो पपेट बन चुका है, ठीक है, वो तो पपेट बन चुका है ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का। तो उसको ये बात पसंद नहीं आ रही थी, और वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन करता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन करता है किसके खिलाफ, जो कंपनी का जो बेईमानी से जो व्यापार कर रहे होते हैं उनके खिलाफ वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है, मतलब बोलता है कि नहीं ये अब नहीं चलने वाला है। और उसका परिणाम क्या होता है, जैसे ही वो अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़ा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, थ्रोन से हटा दिया जाता है, उसको थ्रोन से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर नया नवाब बनाते हैं अंग्रेज़, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से अंग्रेज़ धीरे धीरे बंगाल में किस तरीके से वहाँ के नवाब को हटा रहे हैं, किस तरीके से एक तरीके से इनडायरेक्टली रूलिंग किसके हाथ में आ गई थी, अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी। तो सिराजुद्दौला के बाद उसने मीर जाफ़र को वहाँ का राजा बनाया, नवाब बनाया। फिर मीर जाफ़र जब उनके खिलाफ हो गया तो फिर उन्होंने मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम, ठीक है, मीर जाफ़र का ही दामाद था मीर कासिम, उसको क्या कर दिया, वहाँ का नवाब घोषित कर दिया, वहाँ का नवाब बना दिया। अब सेम यही चीज़ क्या होती है, मीर कासिम के साथ भी होती है। मीर कासिम क्या करता है, उसका जो मीर कासिम जो होता है वो अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से हटा देता है, कहाँ पर, मुंगियार, ठीक है। मुंगियार क्यों कर देता है, क्योंकि जिस तरीके की दखलंदाजी कर रहे थे ब्रिटिशर्स इसके रूलिंग में, मीर जाफ़र के रूलिंग में, तो मीर कासिम के टाइम में भी वो लोग सेम यही काम करने लगे थे, इंटरफेरेंस करने लगे थे। तो मीर कासिम ने सोचा कि चलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता हूँ। तो जब मैं अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दूंगा तो उनका जो दखलंदाजी है कंपनी के ऑफिशियल्स की वो कम हो जाएगी। तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल हटा देता है, मुर्शिदाबाद से मुंगियार कर देता है। लेकिन लेकिन कंपनी जो भी काम कर रहा था, जो भी मिसयूज़ कर रहा था पावर का, वो उनका बंद नहीं होता है। इनके जो इंटरनल जो मैटर था उसमें इंटरफेरेंस बंद नहीं होता है, ठीक है। डिसऑनेस्ट जो उनका बिजनेस चल रहा होता है वो भी बंद नहीं होता है। तो बिजनेस अपना काम करते ही रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल कहाँ से कहाँ तक गई।
अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या यूज़ करते थे, दस्तक यूज़ करते थे। दस्तक क्या होता था, एक तरीके से पास होता था जो उनको उनको दिया जाता था, उनको एक पास होता था, एक अधिकार होता था जो उनको देता था कि उनको राइट होगा यहाँ पर बिजनेस करने का। ठीक है, तो उनको बिजनेस करने के राइट के लिए क्या दिया जाता था, एक दस्तक दिया जाता था। ठीक है, एक पास दिया जाता था। तो वो लोग उसका भी मिसयूज़ करने लगे थे। वो तो मिला था कंपनी के ऑफिशियल्स को। ठीक है, क्योंकि आप कंपनी के ऑफिशियल हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, तो उसके लिए वो दस्तक एक कागज़ एक तरीके से पहचान पत्र की तरह कर सकते हैं, आई कार्ड की तरह होता था, तो जिससे वो बिजनेस कर सकते थे। लेकिन वो कंपनी के ऑफिशियल्स को मिला था कि कंपनी चाहे तो बिजनेस कर सकती है। लेकिन आप लोगों को पता है कि वो लोग प्राइवेट भी बिजनेस अपना करने लगे थे उसी दस्तक पास से। ठीक है, फिर क्या होता है, अब क्योंकि इस तरीके का वो डिसऑनेस्ट वो मर्चेंट व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो जो इंडियंस थे, ठीक है, इंडियंस को काफ़ी नुकसान होने लगा था उस दस्तक पास की वजह से। उनके जो डिसऑनेस्ट जो जो उनको राइट मिल गया था नवाब की तरफ से, उसके उससे जो इंडियंस थे, इंडियंस जो बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, वो बहुत प्रभावित हो रहे थे, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो मीर जाफ़र क्या होता है, मीर जाफ़र भी मीर कासिम भी वही काम करता है जिस तरीके से मीर जाफ़र फ्रस्ट्रेट होकर के वो उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, सेम काम मीर कासिम भी करता है। मीर कासिम भी उनकी जो करप्ट जो प्रैक्टिसेस होती थी और जो ड्यूटीज होती थी इंटरनल स्टेट में, उनको वो हटा देता है, एबॉलिश कर देता है। ठीक है, और जो इंडियंस होते हैं, ठीक है, अभी तक क्या हो गया था, ब्रिटिशर को ज़्यादा राइट मिल गया था बिजनेस करने का, क्योंकि उनको दस्तक पास मिल गया था। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो देखता है कि हमारे जो इंडियंस व्यापारी हैं उनकी हालत ख़राब हो जा रही है, तो उनको भी काफ़ी सारी छूट दे देता है, काफ़ी राइट दे देता है कि आप भी बिजनेस करिए, अब आप दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो इससे जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर क्या होते हैं, फिर क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जिस जिस तरीके से मीर जाफ़र को उन्होंने हटा दिया था, वापस से मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफ़र को लाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कॉन्सिक्वेंस। सबसे पहले होता है मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बनता है। 1757 की लड़ाई में प्लासी के बैटल को लूज करने के बाद, हारने के बाद उसको कैप्चर कर लिया जाता है और उसको मार डाला जाता है। उसको मारने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना जाता है। फिर मीर जाफ़र जब अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होता है, उनके जो भी इंटरफेरेंस के खिलाफ खड़ा होता है, तो मीर जाफ़र को हटा करके उसके दामाद यानी सन इन लॉ मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना देता है बंगाल को। और जब मीर कासिम अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भी उनकी जो करप्ट जो प्रैक्टिस होती है उनके खिलाफ खड़ा होता है, तो फिर मीर कासिम को हटा करके वापस से मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, अब जब मीर जाफ़र को 1760 में हटाया गया था, तो मीर जाफ़र तो बेचारा एक साइड हो गया था। ठीक है, वो शांत हो गया था, उसने कुछ नहीं बोला। और 3 साल बाद क्या होता है, उसको वापस से आखिर राजा बन ही गया। लेकिन जब मीर कासिम को हटाया जाता है, तो मीर कासिम बहुत गुस्सा होता है। ठीक है, मीर कासिम चाहता है कि क्या करे, वो अंग्रेज़ों को मदद चखाए। तो फिर वो क्या करता है, वो जा करके मिल जाता है, किसके साथ मिल जाता है, वो जाता है अवध के जो नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब के पास जाता है, और इसके अलावा जो मुग़ल, ठीक है, मुग़ल जो रूलर था शाह आलम सेकंड। ठीक है, अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला, और जो मुग़ल रूलर था उस समय का शाह आलम सेकंड था उसमें मुग़ल रूलर। ठीक है, तो उनके साथ जाकर के क्या करता है, एक कन्फेडरेसी बनाता है, यानी एक गुट बनाता है, एक संगठन बनाता है, और कहता है कि हमको क्या करना है, युद्ध लड़ना है, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमको युद्ध लड़ना है। तो कौन कौन शामिल होता है इस कन्फेडरेशन में, यानी इस गुट में 3 लोग शामिल होते हैं, मीर कासिम, ठीक है, फिर अवध का नवाब सिराजुद्दौला, और उसके बाद जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम सेकंड। तो ये 3 लोग मिलकर के क्या करते हैं, एक गुट बनाते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ गुट बनाते हैं, और एक बैटल होता है जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ बक्सर के नाम से, बैटल ऑफ बक्सर। अब बक्सर कहाँ पर है, बक्सर जो एरिया है, बक्सर पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, तो बिहार के बक्सर नामक स्थान पर क्या होता है, वहाँ पर बैटल होता है, और इस बैटल में ये जो इनका कन्फेडरेशन होता है, ठीक है, इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस होती है, वो बहुत बुरी तरीके से हारती है। और डेट क्या था इस बैटल का, इस बैटल का डेट था 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 में ये बैटल लड़ा गया था।
और नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इसी बैटल के बाद नेक्स्ट ईयर यानी 1764 में ये बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ बक्सर, और 1765 में होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद यानी जिसको कहा जाता है इलाहाबाद की संधि के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है वो भी जानते हैं कि इस बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट क्या होता है। सबसे पहले तो रॉबर्ट क्लाइव बनता है किसका, बंगाल का गवर्नर बनता है, सेकंड टाइम बना दिया जाता है इस युद्ध के बाद। और फिर वही करवाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था, सुजाउद्दौला को फोर्स किया गया था कि आपको 50 लाख रुपए क्या करना है, वॉर के इंडेमनिटी के नाम पर देना है, ठीक है, यानी क्षतिपूर्ति के नाम पर, ठीक है, हट जाने के रूप में आपको क्या करना है, हमको 50 लाख रुपए देना है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया जाता है, शाह आलम द्वितीय जो कि नवाब होता है मुगल का, उसको क्या किया जाता है, इलाहाबाद में ही, ठीक है, उसको इलाहाबाद में ही रोक दिया जाता है कि अब आपको इलाहाबाद में ही रहना है। और उसको क्या किया जाता है, उसको सब्सिडी देनी शुरू कर दी जाती है। तो ये भी एक जीके में एक क्वेश्चन आता है कि शाह आलम द्वितीय क्या था, उसको एनुअली सब्सिडी दी जानी शुरू हो गई थी 26 लाख रुपए। तो अब क्या हो गया था, वो पेंशनर बन गया था, एक तरीके से दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शाह आलम द्वितीय जो था वो पेंशनर बन गया था कंपनी का। अब रेवेन्यू जो कलेक्ट करने का जो राइट था वो किसको मिल गया था, अब वो मिल गया था वापस से अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को अभी एहसास हो गया था कि अब किसी को भी क्या करना है। और 1765 में डेथ भी हो जाती है किसकी, मीर जाफर की। मीर जाफर ऑलरेडी बूढ़ा हो ही चुका होता है, 1765 में मीर जाफर की डेथ भी हो जाती है। अब अंग्रेजों को ये रियलाइज हो जाता है ब्रिटिशर्स को कि अब उनको कोई भी नवाब नहीं बनाना है, अगर उनको किसी को नवाब बनाना है तो अपने किसी आदमी को नवाब बनाना है, ठीक है। तो ये सारे जो इंसिडेंट होते हैं इसका रिजल्ट के रूप में ये सामने आता है। और इसके अलावा जो अवध के जो नवाब होते हैं उनसे कंपनी क्या करती है, वायदा लेती है कि अगर मुझे हमको कोई ज़रूरत होगी कभी भी सैनिकों की तो आप हमारी मदद आकर के करेंगे, आप अपने सैनिक को भेजेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब किस तरीके से एक्सपेंशन होता है ब्रिटिश रूल का इंडिया में, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम 1767 टू 1805, 1767 से लेकर के 1805 तक। फिर दूसरा जो है वो 1805 से लेकर के 1857 तक, 58 तक, ठीक है, उस एरिया तक किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स धीरे धीरे यहाँ पर वॉर लड़ते हैं, किस तरीके से इंडिया की यहाँ की लैंड को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो वो आपको बताया गया है आगे के इस चैप्टर में, ठीक है। तो आगे के जो पार्ट है, आगे के जो चैप्टर है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के जो क्लास है यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।